हेलो बच्चों, आज हम समझने वाले हैं कि बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं। देखो, एक कॉमन सेंस सा क्वेश्चन पूछूं, एक लॉजिकल सा क्वेश्चन पूछूं। मान लो कोई सॉल्यूशन है हमारे सामने, उसके अंदर हमने डाला है कुछ एसिड या कुछ बेस डाला। एक कोई सॉल्यूशन था, लेट्स से एसिडिक सॉल्यूशन था, ठीक है। अब एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर मैंने एसिड मिला दिया और एसिड मिलाया, ठीक है। अब आपसे पूछूं कि बताओ पीएच चेंज होगा कि नहीं होगा। सर बिल्कुल पीएच तो चेंज होगा ना, क्योंकि अगर आपने एसिड मिलाया है तो एसिड क्या करेगा, H+ आयन लेके आएगा। H+ आयन लेके आएगा तो उसका पीएच तो डेफिनेटली चेंज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक काम करो, उसी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर अब की बार मैंने एसिड ना मिला के बेस मिला दिया। क्या लगता है अब की बार पीएच चेंज होगा? तो अब भी पीएच चेंज होगा, क्योंकि बेस क्या करेगा, OH- आयन लेके आएगा, तो डेफिनेटली पीएच तो चेंज होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। बट अगर मैं कोई ऐसा सॉल्यूशन तैयार कर दूं जिसमें आप स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दो या स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस भी मिला दो, फिर भी अपने पीएच को चेंज नहीं करे, अपने पीएच को मेंटेन करके रखे, या फिर मैं कहूं अपने पीएच को आसानी से चेंज नहीं होने दे, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे बफर सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीएच को आसानी से चेंज नहीं होने देता, जब आप उसमें मिलाओ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हम बफर सॉल्यूशन। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर बिल्कुल चेंज नहीं होगा क्या? मैं कह रहा हूं जो चेंज होगा ना, दैट इज इनसिग्निफिकेंट, नेग्लिजिबल चेंज होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट पीएच रहेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट पीएच रहेगा उस सॉल्यूशन का। तो ऐसे सॉल्यूशन कहेंगे हम बफर सॉल्यूशन। अब दिमाग में प्रश्न तो ये आ रहा होगा पक्का कि बफर सॉल्यूशन काम कैसे करते हैं सर? ऐसा क्या है उन सॉल्यूशन के अंदर कि आपने एसिड मिला दिया, आपने बेस मिला दिया, फिर भी अपने पीएच को होल्ड करके रख रहे हैं? तो ऐसा कैसे काम करते हैं वो? तो वो ही हमें समझना है इस टॉपिक के अंदर। और क्या समझना है कि सर बफर सॉल्यूशन पहचानते कैसे हैं, हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये सॉल्यूशन एक बफर सॉल्यूशन है? तो ये दोनों बातें इस टॉपिक के अंदर हम करने वाले हैं, ठीक है। आइए, बफर सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच एंड पीएच डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली। मैंने पहले ही कहा कि पीएच ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी, pH does not change significantly on addition of small amount of strong acid or strong base is called buffer solution। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि बफर सॉल्यूशन कहते किसे हैं, ठीक है। आओ एक एनिमेशन समझते हैं। देखो, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमारे सामने पड़ा हुआ है एसिटिक एसिड, कितना 0.1 मोलर। अब एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, इस सॉल्यूशन का पीएच नापते हैं, कितना आ रहा है पीएच? पीएच आ रहा है 2.87। पीएच कितना आ रहा है? 2.87। एसिटिक एसिड क्या है? एक वीक एसिड है, और वीक एसिड का जो पीएच होता है वो ऑलमोस्ट 3 या 3 से ज्यादा ही होता है, तो इसका पीएच आया 2.87 के बराबर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसी सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं हम सोडियम एसीटेट, कितना? 0.2 मोलर। सोडियम एसिड डाल दिया 0.2 मोलर। अब सोडियम एसीटेट भी आ गया और एसिटिक एसिड भी आ गया। अब इसका पीएच बढ़ गया, कितना आया? 5.04। अब क्वेश्चन आया, व्हाई द पीएच हैज इंक्रीज्ड? ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इस सॉल्यूशन का जो पीएच है पहले 2.87 था, अब हो चुका है 5.04। कॉमन आयन इफेक्ट समझ रहे हो ना? यहां पे कॉमन आयन कौन से हैं? एसीटेट आयन कॉमन है, इसके अंदर भी एसीटेट आयन है, इसके अंदर भी एसीटेट आयन है। अब एक काम करते हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर हम डालते हैं स्मॉल ड्रॉप ऑफ HCl। क्या डालते हैं? स्मॉल ड्रॉप ऑफ HCl डाल दिया हमने, स्मॉल ड्रॉप ऑफ HCl। अब HCl डालने के बाद हमारे दिमाग में एक स्वाभाविक सी बात है ना, हमारे दिमाग में क्या आएगा? HCl डाला है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका पीएच तो चेंज होना चाहिए। बट अभी भी देखो पीएच कितना है? 5.04। पीएच चेंज नहीं हुआ, पीएच अभी भी उतना ही है, 5.04। मतलब पीएच को उसने मेंटेन करके रखा है अभी भी। तो एक काम करो, NaOH डाल दो। अब HCl की जगह पे हमने क्या डाल दिया? NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया है। अब भी देखो पीएच कितना है? 5.04। पीएच ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ था, किसका? एसिडिक एसिड का और सोडियम एसीटेट का, इस सॉल्यूशन को कहते हैं बफर सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन क्या नाम देंगे? बफर सॉल्यूशन। मैंने खुद ही बता दिया था कि बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें HCl डाल दो, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो या स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, फिर भी अपने पीएच को वो मेंटेन करके रखे, चेंज ना होने दे, उसे कहते हैं बफर सॉल्यूशन। आया समझ में? अब पॉइंट ये बनता है कि पर बफर सॉल्यूशन क्या सिर्फ यही होता है? नहीं, बहुत सारे तरह के बफर सॉल्यूशंस होते हैं, उनको समझते हैं। आओ, नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ बफर। तो बेसिकली बफर को हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया है। पहला है सिंपल बफर, दूसरा है मिक्स बफर। वन इज सिंपल बफर, अनदर वन इज मिक्स बफर। मिक्स बफर को भी हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया है, वन इज एसिडिक बफर, सेकंड इज बेसिक बफर। अब वन बाय वन समझते हैं कि सिंपल बफर किसे कहते हैं
एसिडिक बफर किसे कहते हैं, बेसिक बफर किसे कहते हैं, मतलब पहचानते कैसे हैं कि ये सिंपल है, ये एसिडिक है, ये बेसिक बफर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को यही दिक्कत आ जाती है कि सर हम पहचान ही नहीं पाते कि ये क्वेश्चन बफर क्या है, ये बफर सॉल्यूशन बन रहा है, तो वो चीज सीखो आज। आइए, सिंपल बफर सॉल्यूशन। अब सिंपल बफर किसे कहते हैं, देखो सबने देखा होगा वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, सबने देखा है वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट। वो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट सिंपल बफर की तरह ही काम करता है। aqueous solution of weak acid weak base salt is called works as a simple buffer, works like a simple buffer। एग्जाम्पल देखो, CH3COONH4 किससे मिलकर बना है, CH3COOH एसिडिक एसिड और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, एक वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। सिमिलरली NH4CN NH4OH HCN से मिलकर बना है, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। और एग्जाम्पल और क्या लिखा हुआ है, AgCN। तो ये सब क्या है, एक सिंपल बफर है। सिंपल बफर, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, हम उसे कहते हैं सिंपल बफर। ठीक है, एक पार्ट हो चुका है सिंपल बफर किसे कहते हैं। आओ नेक्स्ट पार्ट, मिक्स बफर। अब मिक्स बफर में पहला पार्ट आता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस इसी पार्ट के ऊपर बनते हैं, एसिडिक बफर पे और बेसिक बफर पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एसिडिक बफर पहचानते कैसे हैं। बहुत बच्चों का डाउट यही खत्म हो जाता है कि सर हमें पहचानना ही नहीं आता कि ये बफर का क्वेश्चन बन रहा है। बिल्कुल, आओ एसिडिक बफर समझते हैं। अब एसिडिक बफर में क्या होगा वो समझो। अ सॉल्यूशन इन विच वीक एसिड, एक वीक एसिड होना चाहिए, एंड इट्स कंजुगेट बेस आर प्रेजेंट। एक वीक एसिड हो और साथ में उसका कंजुगेट भी हो, या फिर पहचानने का एक तरीका और, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, एक वीक एसिड हो और साथ में एक सॉल्ट होना चाहिए उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, एग्जाम्पल समझते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है हमारे सामने, एसिडिक एसिड और सोडियम एसीटेट। सर कैसे ये एक एसिडिक बफर कैसे बना, समझाइए। देखो मैंने क्या कहा, क्या होना चाहिए, एक वीक एसिड तो होना ही चाहिए, कंपलसरी एक वीक एसिड तो होना ही चाहिए, साथ में उसका कॉन्जुगेट भी होना चाहिए। देखो कैसे, देखो एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। अब एसिटिक एसिड का कंजुगेट क्या होता है, एसीटेट आयन CH3COO-, ये रहा CH3COO-। अब इसमें क्या लिखा है, और के बाद देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और उसी वीक एसिड का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। देखो बन रहा है ना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कैसे बना, ये एसिडिक एसिड और NaOH से। इसे कहते हैं एसिडिक बफर। क्या कहते हैं इसे, एसिडिक बफर। ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको पहचान आना चाहिए कि क्या ये बफर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो एक एग्जांपल और पूछ रहा हूं मैं, बताओ ये बफर बन रहा है कि नहीं बन रहा। फॉर्मिक एसिड, ठीक है, और साथ में मैंने आपको दिया HCOONA, बताओ क्या ये बफर बन रहा है कि नहीं बन रहा। सबसे पहले पहचानो कि क्या आपके पास वीक एसिड है कि नहीं है। यस, फॉर्मिक एसिड एक वीक एसिड है, बिल्कुल दिख रहा है। और साथ में इसका कंजुगेट दिख रहा है क्या, हाँ सर कंजुगेट दिख रहा है ना, HCOO- और सॉल्ट बन रहा है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। यस, इसे कहते हैं एसिडिक बफर। आया समझ में, आओ आगे समझते हैं। देखो एसिडिक एसिड को जब तुमने पानी में मिलाया होगा, सॉल्यूशन में मिलाया होगा, तो बेसिकली इसने एसीटेट आयन और H+ आयन दिया होगा। और जब सोडियम एसीटेट को तोड़ा होगा, ये सॉल्ट है ना, सोडियम एसीटेट कंप्लीटली टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये देगा एसीटेट आयन और Na+ आयन। ठीक है, अब यहां पे समझो देखो एसिडिक एसिड तो वीक एसिड हो गया और ये बन गया इसका कंजुगेट बेस। क्या बन गया, ये कंजुगेट बेस। अब यहां पे जो Na+ है ना, उसे कहते हैं स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर वर्ड समझते हो, दर्शक जो कुछ नहीं कर रहे बस गेम देख रहे हैं बैठ के, वैसे ये Na+, स्पेक्टेटर आयन। ठीक है, अब ये तो बात हुई एसिडिक बफर की। एसिडिक बफर में क्या होना चाहिए, एक वीक एसिड होना चाहिए, साथ में उसका सॉल्ट किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वही वीक एसिड होना चाहिए। या फिर पहचानने का तरीका क्या था, वीक एसिड और साथ में उसका कंजुगेट, वीक एसिड साथ में उसका कंजुगेट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये पार्ट समझ में आ गया है तो अगला वाला तुम खुद ही बता पाओगे क्या आने वाला है। बेसिक बफर में देखो, बेसिक बफर में क्या होगा, देखो एसिडिक बफर में वीक एसिड था, तो बेसिक बफर में क्या होगा, वीक बेस। एसिडिक बफर में वीक एसिड के साथ में उसका कंजुगेट था, तो यहां पर भी बेसिक बफर में साथ में उसका कंजुगेट होगा। आओ, द सॉल्यूशन इन विच वीक बेस एंड इट्स कंजुगेट एसिड आर प्रेजेंट और aqueous solution of mixture of weak base and salt of same weak base with strong acid is called basic buffer solution। आया समझ में। एग्जाम्पल देखो कैसे, एग्जाम्पल है हमारे सामने NH4OH। NH4OH क्या है सर, NH4OH हमारे सामने वीक बेस है, और ये क्या है सर, एक सॉल्ट बन रहा है किसका, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का। ठीक है, तो ये बना है एक बेसिक बफर।
NH4OH एक वीक बेस है तो आपको 2 आयंस देगा, NH4 प्लस OH माइनस आयन। NH4Cl एक सॉल्ट है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, आपको देगा NH4 प्लस Cl माइनस। ठीक है, देखो NH4OH वीक बेस, NH4 प्लस कंजुगेट एसिड, Cl माइनस क्या हो गया यहाँ पे, स्पेक्टेटर आयन। ठीक है, यहाँ पे Cl माइनस का कोई रोल नहीं है, दैट्स जस्ट अ स्पेक्टेटर आयन। ठीक है, तो हमने अभी क्या सीखा कि सिंपल बफर किसे कहते हैं और मिक्स बफर किसे कहते हैं। सिंपल बफर वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट को कहते हैं, और मिक्स बफर दो तरह के, वन इज एसिडिक बफर, सेकंड इज बेसिक बफर। एसिडिक बफर वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक बफर वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों का डाउट यही रहता है कि सर हमें यही समझ नहीं आता कि बफर पहचानते कैसे हैं। चलो आओ, अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सर बफर काम कैसे करता है। क्विकली समझते हैं कि बफर काम कैसे करता है। बफर एक्शन, देखो हम लोग पूरा प्रोसेस समझते हैं एसिडिक बफर पे कि एसिडिक बफर कैसे काम करता है, और सेम डिट्टो प्रोसेस है बेसिक बफर का। आप ये समझ लो, आपको वो समझ में इजीली आ जाएगा। बफर एक्शन, हाउ डज अ बफर वर्क, बफर काम कैसे करता है। Buffer, as we have defined, is a mixture of conjugate acid-base pair that can resist change in pH. Resist change in pH मतलब अपने pH को आसानी से change नहीं होने देना चाहता। When small volumes of strong acid or base are added, अब समझते हैं ये कैसे हो रहा है। देखो, when a strong base is added, मान लो कोई स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया आपने, लाइक से NaOH। अब NaOH क्या लेके आएगा, OH माइनस आयन लेके आएगा। हमारे दिमाग में तो ये आ रहा है कि OH माइनस आयन लेके आया है तो pH तो चेंज होना चाहिए। अब pH चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो OH माइनस आयन जो NaOH लेके आया है वो गएगा, वो कंज्यूम कैसे हुए वो समझते हैं। When a strong base is added, the acid present in the buffer neutralizes the hydroxide ion। क्यों, जो उस एसिडिक बफर में जो एसिड है ना, वो एसिड OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि जितने भी OH माइनस आयन आपने डाले, जितने भी OH माइनस आयन आए, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। When a strong acid is added, अब मान लेते हैं HCl डाल दिया। अब HCl डाला है तो HCl क्या लेके आएगा, H प्लस आयन ही तो लेके आएगा। अब ये H प्लस आयन आए, हम सोच रहे हैं कि pH तो चेंज करना चाहिए, पर pH चेंज नहीं हो रहा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये H प्लस आयन गए कहाँ, वो समझते हैं। When a strong acid is added, the base present in the buffer neutralizes the hydronium ion। उस बफर के अंदर जो बेस प्रेजेंट होगा वो न्यूट्रलाइज करेगा किसको, H प्लस आयन को। ठीक है, आओ समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को कैसे। सपोज वी हैव अ बफर दैट कंटेन्स एसिटिक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस एसीटेट आयन। एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि हमारे पास बफर है एसिटिक एसिड का और एसीटेट आयन का। केस 1, इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड, लेट्स से HCl डाल दिया हमने। ठीक है, तो HCl क्या लेके आएगा, H प्लस आयन लेके आएगा। द H प्लस आयन ऑफ द एसिड रिएक्ट विद बेसिक कंपोनेंट। देखो ये जो कंजुगेट आयन है ना, ये जो कंजुगेट आयन है इससे रिएक्ट करेगा H प्लस आयन। देखो कैसे, कंजुगेट CH3CO माइनस एसीटेट आयन रिएक्ट कर रहा है H प्लस आयन से, और क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। अब तुम सोचोगे कि सर H प्लस आयन डाला है तो H प्लस आयन रिएक्ट कर रहा है एसीटेट आयन से। एसीटेट आयन कहां से आया, अरे एसीटेट आयन आया ना, वो जो सॉल्ट था CH3COONA, जो एक सॉल्ट था, उस सॉल्ट में से आपको एसीटेट आयन मिलेगा ना, और एसिटिक एसिड उससे भी तो एसीटेट आयन मिलेगा, तो एसीटेट आयन की मात्रा तो भरपूर है। ठीक है, तो वो रिएक्ट करेगा H प्लस आयन से और क्या बना देगा, एसिटिक एसिड। कुल मिला के जो H प्लस आयन आया, कहां से आया, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, वो H प्लस आयन पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। Oh, most of the added H plus ion are consumed because the concentration of acetate ion in the buffer solution is high। कैसे हाई सर, क्योंकि एसीटेट आयन दो जगह से मिल रहा है, एक तो एसिटिक एसिड से मिल रहा है और एक सॉल्ट से मिल रहा है, सोडियम एसीटेट से। ठीक है, तो H प्लस आयन का तो हिसाब किताब यहां पे हो गया कि H प्लस आयन तो भैया खर्च हो गए, कंज्यूम हो गए, जिससे pH ऑलमोस्ट सेम रही, कोई चेंज नहीं हुआ। The reaction nearly goes to completion because acetic acid is a weak acid and its ion have a strong tendency to form नॉन आयोनाइज्ड एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स। मतलब जो एसिटिक एसिड बना है वो ऑलमोस्ट नॉन आयोनाइज्ड होगा, वो कम, बहुत ही कम टूटेगा। ड्यू टू द रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द एडेड H प्लस आयन, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द एडेड H प्लस आयन, देयर इज नो एप्रिशिएबल डिक्रीज इन pH। pH कम नहीं होगा। सोच तो रहे थे pH कम होना चाहिए, पर अल्टीमेटली ये समझ में आया कि जो H प्लस आयन आया वो एसीटेट आयन से रिएक्ट किया, एसिटिक एसिड बना, H प्लस आयन कंज्यूम हो गए।
आया समझ में? तो पहला केस तो क्लियर हो गया कि भैया एसिड डालने पे पीएच चेंज क्यों नहीं होती। अब सेकंड केस क्या आने वाला है कि सर बेस डालने पे पीएच चेंज क्यों नहीं होगी, समझाओ। केस 2, आओ। Suppose a small quantity of base is added, strong base is added to the buffer solution. The OH minus ion are consumed by the acidic component of acetic acid. कैसे? देखो समझो। देखो एसिटिक एसिड है, एसिडिक एसिड में एसिडिक कंपोनेंट है कौन सा? H प्लस आयन। इसका H प्लस आयन, इसका H प्लस आयन रिएक्ट करेगा OH माइनस आयन से और क्या बना देगा? H2O बना देगा। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली OH माइनस आयन आया, OH माइनस आयन किससे रिएक्ट किया? H प्लस आयन से। कौन सा H प्लस आयन? एसिडिक एसिड का जो H प्लस आयन था उससे रिएक्ट किया और क्या बना दिया? H2O। अब बताओ OH माइनस आयन बचा है कि नहीं बचा है? सर खर्च हो गया OH माइनस आयन भी। अगर OH माइनस आयन खर्च हो गया तो पीएच चेंज होगा क्या? नो सर, पीएच चेंज नहीं होगा। The effect is the neutralization of most of the added OH minus ion by acetic acid. Acetic acid का जो H plus आयन था उसने OH minus आयन से रिएक्ट करके वाटर बना दिया जिससे OH minus आयन ऑलमोस्ट खर्च हो गए। Therefore there is no appreciable, देखो बार बार ये वर्ड यूज हो रहा है appreciable change in pH. There is no appreciable change in pH, मतलब pH चेंज जो होगा ना that is negligible change। ठीक है, तो इस तरह से एसिडिक बफर काम करता है। आप स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, जो भी H प्लस आयन आया, जो भी OH माइनस आयन आया वो कंज्यूम हो रहा है जिससे कि पीएच में कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं आ रहा है। अब सेम तरीका है बेसिक बफर का। बेसिक बफर भी सिमिलर वे में वर्क करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि बच्चों का सबसे कॉमन डाउट यही रहता है कि सर हमें यही समझ में नहीं आता कि ये बफर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कौन सा बफर बन रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये पहचानते कैसे कि बफर बन रहा है कि नहीं बन रहा। ओके, आइए सबसे पहला एग्जाम्पल, उस पर ध्यान दो। आपके सामने क्या पड़ा हुआ है? एसिटिक एसिड और NaOH। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एसिटिक एसिड और NaOH ये बफर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? सोचो। देखो सर आपने बताया था कि एसिडिक बफर के लिए होना चाहिए वीक एसिड। हाँ सर वीक एसिड तो है, एसिडिक एसिड वीक एसिड तो है। और सर आपने कहा था कि साथ में इसका एक कंजुगेट होना चाहिए। सर एसिडिक एसिड का कंजुगेट होता है एसीटेट आयन। सर यहाँ तो NaOH पड़ा हुआ है, सर ये तो बफर नहीं बना रहा। पहले दिमाग में तो ये आता है ना, पर सोचा करो आगे। देखो एक वीक एसिड है और क्या है साथ में बेस। तो मुझे तो ये पता है कि यार बेस और एसिड आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं और क्या बना देंगे? एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट प्लस H2O। सही बात है क्या? यही बनेगा। अब सोचना है, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? गिवन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड आर लेस देन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। गिवन है कि मान लो कि ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के ज्यादा है। मान लेते हैं कि इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, इसका 2 ग्राम इक्विवेलेंट है। अब मुझे रिएक्शन को देख के तो ये समझ में आ रहा है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के साथ। तो जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ तो ये तो पूरा खर्च हो जाएगा। अब बताओ NaOH कितना बचेगा? सर 1 के साथ इसका 1 रिएक्ट किया तो 2 में से 1 रिएक्ट कर गया, कितना बचा? 1। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH का बचा है। और क्या बना है? सर 1 से इसका 1 बनता है तो इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा। H2O को अब फिलहाल हम इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर तुम देखो रिएक्शन होने के बाद अल्टीमेटली क्या बचा है? सर रिएक्शन होने के बाद अल्टीमेटली NaOH बचा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट और सोडियम एसिटेट बचा है सर 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब पूछूं आपसे बफर बनता है क्या? सर अब तो बिल्कुल नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? सर अभी तो बताया था कि वीक एसिड होना चाहिए। यहाँ पे वीक एसिड कहाँ बचा? वीक एसिड तो पूरा खर्च हो गया। बस तो सर स्ट्रॉन्ग बेस रहा है और साथ में एक सॉल्ट बच रहा है उसका। तो ये तो सर बफर नहीं बनाएगा, ये तो बफर नहीं बनाएगा। आया समझ में? तो कई बार हमें रिएक्शन करवा के भी चेक करना पड़ता है कि यार एंड प्रोडक्ट में जो चीजें बच रही हैं वो बफर बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं। आओ सेकंड एग्जांपल। सर एग्जांपल सिमिलर है, अब की बार कंडीशन उल्टी है। वहां पे NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा थे, यहाँ पे एसिटिक एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है। बताओ अब की बार बनेगा कि नहीं बनेगा? कुछ तो समझ में आ रहा होगा। हाँ सर बनेगा तो सही। सर कैसे बनेगा सिखाओ। आओ वापस से वही रिएक्शन, एसिटिक एसिड NaOH, ठीक है, और क्या बना देगा? सोडियम एसीटेट, और क्या बना देगा? H2O, ठीक है। अब की बार ग्राम इक्विवेलेंट किसके ज्यादा है? एसिटिक एसिड के। तो अज्यूम कर लेते हैं इसके ग्राम इक्विवेलेंट मान लो 2 है, इसके ग्राम इक्विवेलेंट 1 है। अब मुझे समझ में आता है दैट 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH का रिएक्ट करेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिटिक एसिड के साथ, तो ये तो पूरा खर्च हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना बचेगा? सर 2 में से 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट कर गया, 1 बचा है, और ये कितना बनेगा? 1 बनेगा। डेफिनेट सी बात है। अब बताओ
कि जो रिएक्शन करवाने के बाद एंड में प्रोडक्ट बचे हैं, एंड में जो भी बचा है, क्या वो बफर बनाते हैं? सर क्या क्या बचा है? सर एसिडिक एसिड बचा है, वीक एसिड बचा है, और क्या बचा है? सोडियम एसीटेट बचा है। सोडियम एसीटेट मतलब सॉल्ट है उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। बिल्कुल, यस सर, ये तो बफर बनाते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चंस को कई बार ऐसे भी डील करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? आओ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एसिडिक एसिड और NaOH, एसिडिक एसिड और NaOH, वापस से वही एग्जांपल है। एसिडिक एसिड और NaOH ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट बनेगा, सोडियम एसीटेट और H2O बनेगा। सही बात है। अब क्या दिया हुआ है सर? इनके मोलरिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, मोलरिटी और वॉल्यूम गिवन है। अब ये बताओ कि मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं मोलरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा? मोल्स। तो एक काम करते हैं, हम मोल्स निकालते हैं, हम इन दोनों के मोल्स निकालते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है ना, वो वॉल्यूम होता है लीटर्स में। वॉल्यूम किस में होता है? लीटर्स में। तो अगर वॉल्यूम लीटर्स में हो तो आता है मोल्स, और अगर वॉल्यूम ml में हो तो आएगा मिली मोल्स। तो हम निकाल रहे हैं मिली मोल्स, क्योंकि वॉल्यूम किस में दिया हुआ है? ml में। ठीक है, आओ 100 ml वॉल्यूम इंटू 0.1, 100 इंटू 0.1 इज हाउ मच? 10। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 5 ml इंटू 0.1, 5 ml इंटू 0.1 कितना हो गया? 0.5 हो गया। अब ये बताओ कि एसिटिक एसिड के मिलीमोल्स कितने हैं? 10, और NaOH के मिलीमोल्स कितने हैं? 0.5। किसके मिलीमोल्स कम है? NaOH के मिलीमोल्स कम है। यार ऑब्वियसली बात है, इसका 1 मिलीमोल इसके 1 मिलीमोल से रिएक्ट करेगा तो 0.5 पूरा खत्म हो जाएगा। इसका कितना बचेगा? सर 10 में से 0.5 रिएक्ट करेगा, 9.5 बचेगा, 9.5 बचेगा। इसका कितना मिलेगा? 0.5 मिलेगा, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, अब नोटिस करो कि कौन कौन बचा हुआ है। सर एसिडिक एसिड बचा हुआ है और सोडियम एसीटेट बचा हुआ है। क्या ये बफर बनाते हैं? सर ये तो पहले वाला केस हो गया। यहाँ पे वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट दिख रहा है हमें। दैट मीन्स यस, ये भी एक बफर बनाएगा। तो क्वेश्चंस को करने के तरीके देखो, डेटा चेंज कर करके वो क्वेश्चन को घुमा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे क्या है? सोडियम एसीटेट है और HCl है। आओ भाई, सोडियम एसीटेट और HCl दोनों की रिएक्शन करवाओ, देखो क्या बनता है। आपका बनेगा एसिटिक एसिड और क्या बनेगा? NaCl बनेगा। अब यहां पे क्या गिवन है आपको? मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन है। तो मोलैरिटी और वॉल्यूम से हम आपस से क्या निकाल रहे हैं? मिलीमोल्स। सर मिलीमोल्स क्यों, मोल्स क्यों नहीं? क्योंकि यहां पे वॉल्यूम किस में है? वॉल्यूम है ml में, लीट ml में। ठीक है, तो मिलीमोल्स आएगा। कैसे निकाल रहे हैं? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके। मोलैरिटी कितनी है? 0.1, वॉल्यूम इज 100, 0.1 इंटू 100 इज इक्वल टू 10। HCl कितना? 50 इंटू 0.1 कितना आया? 5। ठीक है, इसका 1 मिलीमोल इसके 1 मिलीमोल से रिएक्ट करेगा तो HCl तो पूरा खर्च हो जाएगा। तो 5 मिलीमोल HCl के 5 मिलीमोल सोडियम एसीटेट से रिएक्ट करेंगे। 10 में से 5 खर्च हो गए, कितने बचे? 5 मिलीमोल सोडियम एसीटेट के बचे हैं। एसिटिक एसिड कितना बनेगा? सर इसके 1 मिलीमोल से इसका 1 मिलीमोल बनता है, तो इसके 5 से इसका 5 बनेगा, इसका भी 5 बनेगा। एनीवेज NaCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इसका कोई रोल नहीं होगा। अब नोटिस करो कि तुम्हारे पास रिएक्शन करवाने के बाद क्या क्या बचा है। तुम्हारे पास एक तो बचा है सोडियम एसीटेट 5 मिलीमोल्स, तुम्हारे पास बचा है एसिटिक एसिड कितना? 5 मिलीमोल्स। क्या ये दोनों मिलकर बफर बनाते हैं? यस, एक वीक एसिड और इसका सॉल्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो सर ये भी बफर बनाते हैं। तो बेसिकली बफर पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो दिमाग में ये लॉक कर दो कि एसिडिक बफर और बेसिक बफर में क्या चाहिए होता है। एसिडिक बफर में वीक एसिड चाहिए और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, और बेसिक बफर में क्या चाहिए? वीक बेस चाहिए और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट। अब क्वेश्चन किसी भी तरफ से घुमाए तुमको करना आना चाहिए। ठीक है बच्चों।